नमस्कार। एक और सोलफुल मंडे के साथ सरिता आपके साथ है। उम्मीद करती हूँ कि पूरा सप्ताह आपका बहुत अच्छा बीता और आने वाला ये सप्ताह भी बहुत अच्छा रहे। आपके सभी सोचे हुए काम पूरे हों। आप हमेशा खुश और खैरियत से रहें। डॉक्टर तानाजी आचार्य जी मेरे मेहमान होते हैं जो हमें बहुत कुछ बताते हैं। आजकल हम पिछले 4 हफ्ते से चाणक्य नीति के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते उन्होंने बताया था कि किस देश में नहीं रहना चाहिए। तो आज देखते हैं कि ताना जी के पास कौन सा टॉपिक है और किस विषय पर बात करना चाहेंगे। नमस्ते ताना जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। हाँ जी, थैंक आप यू ठीक आपका है? भी कि आपने भी बहुत सारे अपने साथियों के साथ शेयर किया प्रोग्राम को। तो हमारे बहुत से साथियों ने इन प्रोग्रामों को देखा है और पसंद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कोई नहीं, थैंक जी, तो यू। आज आप बड़े कलरफुल लग रहे आप तो रोज नए कपड़े पहन के बैठते हैं, तो मुझे भी बैठना पड़ेगा ना। हैं। ठीक है, तो आज आज हम किस विषय पे बात करने जा रहे हैं? पीछे हम बात ये कर रहे थे, जैसे आपने बोला कि सामान्य हाँ। रूप से हमें किस देश में रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए। हम्म। तो उसमें से दो श्लोकों को हमने देखा हुआ था। जी। आ, तो दो श्लोकों में हमने ये देखा था कि जिस देश में मान सम्मान नहीं है, जिस देश में कोई आजीविका नहीं है, जिस देश में कोई बंधु बांधव नहीं है, जिस देश में कोई विद्या का आगम नहीं है, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। जी। फिर ये देखा था कि जिस देश में धनिक श्रीमंत लोग नहीं हो, जिस देश में क्षत्रिय विद्वान ब्राह्मण आदि नहीं हो, जिस देश में कोई अच्छा राजा न हो, जिस देश में जहाँ आसपास नदी न हो, और जिस देश में कोई वैद्य डॉक्टर नहीं हो, तो ऐसे जगह पे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, निकल के जाना चाहिए। जी। तो उसी दिशा में एक और श्लोक चाणक्य महाराज जी ने हमको बताया है कि लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात तत्र संस्थिति। हम्म। अर्थात जिस देश में हमारे लिए आजीविका का साधन, कोई ना कोई व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ तो प्रोडक्शन हो, कुछ तो हो, वो जिस देश में नहीं है, और हाँ जिस जी। देश में भय नहीं है किसी को, हम्म। और जिस देश में लोक लज्जा नहीं है, अच्छा। और जिस देश में दाक्षिण्य, चतुरता, कुशलता, स्किल नहीं हो, और जिस देश में त्यागशीलता नहीं हो, हम्म। ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए। राइट। बड़ी इन्हें कमाल की बातें उन्होंने इसमें या। हमें बताई है। कि सबसे पहली बात उन्होंने हमको ये बताई कि लोक यात्रा, हम्म। देखिए ना, जीने के लिए कोई एक चीज थोड़ी चाहिए, बहुत हम्म। कुछ चाहिए जीवन के लिए। सर्टनली आजीविका के लिए कोई तो कोई व्यापार का अवसर हो, कोई नौकरी करने की कोई संभावना हो, या कुछ प्रोडक्शन करने की संभावना हो, कुछ तो हो ना। बिल्कुल। वो क्योंकि सभी तो विद्वान भी नहीं होंगे, सभी राजा भी नहीं, सभी क्षत्रिय भी नहीं होंगे। जो भी कुछ व्यक्ति है, उसको अपने तरीके से जीने के लिए कोई साधन निर्माण होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। हम्म। तभी तो लोग रहेंगे। क्योंकि समाज तो आपको पता है सब प्रकार का होता है। तो ठीक। स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, अनुकूलता चाहिए जीने की। जीवन यात्रा सफल हो का मतलब सर्टेनली अभी तक जितने बातें वो बता दी, साथ में वैद्य भी हो, हाँ बहुत जी। कुछ बहुत कुछ होना होना बहुत जरूरी होता है। तभी हम्म। जाके लोक यात्रा संपन्न होती। जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा समाज एक साथ रहता है, तो उसमें बहुत कुछ चाहिए होता है। हम्म। सब प्रकार की कुशल के साधन सामग्री उपलब्ध हो, तभी तो आदमी वहां रह पाएगा। नहीं तो क्या होता है कि आधा जीवन एक जगह रहता है, मुश्किल हो गया तो और कहीं निकल चला जाता है जीवन की हम्म। यात्रा को अपने संपन्न करने के लिए। तो एक सुगठित समाज हो, जो सबकी आवश्यकताओं को पूर्ण पूरा करता कर। हो, वो समाज हम्म। हम्म। पूरा करता हो। क्योंकि एक व्यक्ति तो सारे काम नहीं ना कर सकता। नहीं जो कर जो गांव सकते। हो, उसमें नाई भी चाहिए, उसमें लोहार भी चाहिए, उसमें कारपेंटर भी चाहिए, उसमें बिल्कुल, हर कितने तरह तरह का भी। के। हाँ, वो सारे जब एक जगह होंगे तो तभी तो जीवन की यात्रा सुखी हो जाएगी। अब एक कल्पना करो, जिस गांव में बार्बर नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। बार्बर का शॉप नहीं, कैसे जीवन यात्रा होगी आपकी? हम्म। तो जीवन यात्रा का मतलब उन्होंने बहुत कुछ कवर किया उन्होंने।
वहाँ आसपास दुकानें भी हो, जैसे आज की भाषा में बोले तो साथ में एयरपोर्ट भी हो, मेन रोड सड़क भी हो, सुविधाएं और सारी। सब सुविधाएं उपलब्ध हो वहां पर, हम्म बच्चों के लिए नजदीक स्कूल भी हो, बहुत हम्म कुछ बहुत कुछ होता है। और ट्रेन भी हो, बस का स्टॉप भी हो, बहुत कुछ। जी। अभी इस देश ने सब बातों का विचार करके सब साधन बनाए हुए, जुटाए हुए हैं। हम्म अभी इवन रात्रि की लाइट भी चाहिए तो खंबे, लाइट के खंबे भी लगे हुए हैं। यानी जी। एक सुविधा है क्या, पुलिस भी हम्म है, सब कुछ। जी। तो सभी साधन सुविधाओं से संपन्न ऐसा देश हो जहां पर जीवन की यात्रा सरलता से, आराम से सब कुछ चलती रहे, हम्म हम्म जो चाहिए। अभी जैसे आगे लोकल भाषा में प्लम्बर भी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, बिल्डर भी चाहिए, सब सभी कुछ कुछ तो चाहिए। चाहिए ना। जीवन बिल्कुल। यात्रा कोई सारी एक सुविधाएं। चीज में थोड़ी थोड़ी बनी होती है, उसमें तो जी। बहुत कुछ चाहिए। तो ये हम्म सारे साधन जहां पर हो, हाँ। उसी समाज में, उसी देश में रहना चाहिए। जहां ये नहीं है तो वहां पर कोई घर खरीद करके रहने की कल्पना मत कर। मत कीजिएगा। या ये देश नहीं बल्कि जिस एरिया में भी हम रह रहे हैं वहां पर भी ये सब से सुविधाएं होना चाहिए। हम भी कोई मकान कोई खरीद रहा होता है जिनके छोटे बच्चे हैं तो वो ये देखते हैं पास में स्कूल हो, बस स्टॉप होना चाहिए, ट्रेन स्टेशन होना चाहिए, कोई हॉस्पिटल भी साथ ही हो, बहुत दूर ना हो। सो ये सारी सुविधाएं, कोई लोकल स्टोर होने चाहिए हम्म, जहाँ से खाने पीने का सामान ला सके। सो जरूरी नहीं देश बल्कि जिस एरिया में भी आप रहना चाहते हैं उसमें भी देखें कि ये सभी सुविधाएं आपके लिए हैं या नहीं है। और देश का अर्थ कोई नेशन से ही नहीं होता है। हम्म वो गांव भी होगा, वो गली भी हाँ। होगी जहाँ घर ले रहे, इन सब जी। बातों का विचार करना ही चाहिए। जी। अभी कई सारे लोग अभी ट्रेन स्टेशन के पास घर लेते, हम्म क्यों? तो वहां से जीवन यात्रा सरल हो जाएगी उनकी। जी। बिल्कुल। तो ऐसी जगह जहां पर न बस जाती है न ट्रेन जाती हो, कौन कौन हाँ। रहेगा वहां पर? बिल्कुल। लोग एयरपोर्ट के आसपास रहना चाहते हैं, क्यों? आना जाना सरल हो। तो हम्म ये सारे सुविधाओं से संपन्न ऐसा जो जो देश, जो गांव है, जो एरिया है, ऐसे एरिया में रहना चाहिए। रहना नहीं तो क्या है कि जीवन यात्रा ठीक नहीं होगी। वहां बहुत देर रुकने की कोशिश, विचार भी नहीं करो, बस टेम्पररी रहो, बाकी घर ऐसे जगह पे ले लो यहाँ जीवन यात्रा आपकी सरल। चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। अब कई बार क्या देखा, देखिए हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल नहीं है, हाई स्कूल है तो कॉलेज नहीं है, तो कॉलेज के लिए बच्चों को कहाँ के कहाँ भेजना पड़ता है। बिल्कुल। अभी जिन माँ बाप के लिए प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज सब मिले, तो आपको पता है कि उनका जीवन कितना सुंदर तरीके से सुन। होगा। इन सब बातों का विचार करके घर लेना चाहिए और निवास करना चाहिए। तो एक बात जो है आचार्य चाणक्य ने बोली। फिर कहा कि भयम, जिस देश में, जिस समाज में किसी को किसी का भय ही नहीं है, हम्म अरे बेफाम निर्भय कुछ भी, इन्हें कोई डर ही नहीं है, कोई किसी से डरता नहीं। जी। करता ही नहीं कोई किसी से। कोई लॉ को नहीं डरता, कोई ऑर्डर को नहीं डरता, कोई पुलिस को नहीं डरता, कोई किसी को कोई डरता ही नहीं कोई। हम्म तो ऐसे देश में आपको पता है कि कैसा गुंडागर्दी का राज्य हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा, कोई न्याय व्यवस्था नहीं रह पाएगी, सब जो है दुख ही दुख उस देश में हो जाएगा। और जी। मनुष्य का ऐसा ऐसा है, शायद मैं तो कहता हूँ जीव मात्रा ऐसा है, जब हम्म तक हाथ में डंडा नहीं दिखाई देगा वो सुधरेगा। मैं बिल्कुल। तो ये ऑलवेज ये कहता हूँ कि जैसे ट्रैफिक लाइट लगा है, ट्रैफिक के पास कैमरा है वहां पर, और आपको नेविगेशन में कैमरा दिखाई दे तो एकदम स्पीड कम कर देते, जी। पुलिस दिखाई दे तो एकदम जो है लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। होना चाहिए। तो मैं जी। हमारे बचपन की बात बता रहा हूँ। पहले तो कहाँ ये इतना कुछ नहीं था। जहाँ मैं रहता था उस गांव का नाम अंबाजोगाई है था, मैं वहां रहता था। वहाँ एक मेरे मित्र ही रणखाम नाम के उसके उस तहसील के तहसीलदार थे। उनके हम्म पास एक मोटरसाइकिल होती थी उस समय की, वो राजदूत। वो इतने अच्छे थे, वो इतने न्यायशील थे कि उनकी जो मोटरसाइकिल फट 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 करते आती थी, तो उस समय एक नियम था कि डबल सीट साइकिल पे कोई नहीं जा सकता। हम्म तो जहां कहीं से मोटरसाइकिल की आवाज आ गई तो सब लोग फटाफट डबल सीट वाले सिंगल सीट हो जाते थे और बाजू को खड़े हो जाते थे। हम्म तो न्याय व्यवस्था के पालन के लिए राजा का दंड, कोई व्यवस्था का दंड, कॉन्स्टिट्यूशन का दंड होना ही चाहिए। बिना दंड के तो कोई भी जो है कोई बात कोई मानेगा नहीं, तो नहीं बहुत मानेगा। गड़बड़ हो जाएगी। हम्म इसके विषय में अकबर बिरबल की भी वो कहानी बताते हुए बहुत ब्रीफली बता दूं। उन्होंने कहा कि ये बकरी तो जो है घास तो खाती ही खाती है,
उस बकरी के पास घास पड़ा हो और वो घास न खाए, ये कैसे होगा? तो मैं मोड़ तोड़ के छोटा संक्षेप में बता रहा हूँ, तो कहता है, मैं अकबर बिरबल ने कहा हो सकता है, कैसे हो हम्म सकता है? तो सबको बुलाया, कोई ऐसा करके दिखा दे, कोई ऐसा करके दिखा दे। हम्म हम्म, तो कोई ना आए, भाई ये कैसे हो सकता है, सामने घास पड़ा हो और बकरी वहां खड़ी हो, तो वो बकरी तो ना खाएगी खाए। खाएगी। हम्म तो एक जिसके पास बकरी थी, उसने क्या किया, उसके बकरी को ट्रेनिंग ऐसी दी कि उसको मालूम था कि चाहे घास में सामने रखा हो पर हाथ में डंडा होगा तो ये खाएगी। तो गया, अकबर के पास गया, कहने लगा कि मैं दिखा रही। तो उन्होंने क्या किया, बकरी खड़ी के सामने घास रख दिया और हाथ में डंडा रख। जैसे बकरी उसको उधर खाने लग जाए, वो डंडे को हाथ लगा दे, तो बकरी पीछे। जैसे वो आगे बढ़े, डंडा उठा लिया, बकरी पीछे। सो तो इसका राजा, मतलब डंडे का घास जोर में होना डंडा चाहिए, हो थोड़ा सा भय तो होना चाहिए, डर होना भय चाहिए। होना चाहिए। और जहाँ भय या नहीं होता तो वहां पर कोई व्यवस्था या सुविधाएं, सुख सुविधाएं नहीं रहती, और वो देश रहने लायक रहता नहीं है। और बहुत जिस समाज में, देश में, वो ऐसी हालत हो जाती है। हम्म तीसरी बात उन्होंने बोली, लज्जा होनी चाहिए, हम्म लोक लज्जा। हम्म, कोई शर्म, कहते हैं ना, जैसे अरे जी जी। तूने ऐसा गलत काम किया, कुछ शर्म तो होनी चाहिए। हम्म कोई सोचता, कोई समाज की सोचता, घर परिवारों की सोचता, कोई तो किस परिवार का है, तुझे ये करते समय लज्जा नहीं आई तुझे? जी हर एक संस्कृति में एक एक प्रकार की एक भय, एक लज्जा, एक सांस्कृतिक दबाव होता है। उसको हम जी। सामाजिक दबाव कहते हैं। हम ये कहते हैं कि देखो जी, मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, हम्म मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये गलत जी। काम है, ये पाप है, ये हम्म बुरा है ये। हम्म हुँ? तो थोड़ी सी ऐसे समाज में रहना चाहिए जहां पर लोगों में एक कोई लिमिटेशन, कोई सिविलाइजेशन, कोई मॉडरेशन की, कोई मॉरलिटी की बात भी वहां समाज में हो। और जिस देश में कोई मॉरलिटी नहीं है, कोई लिमिट नहीं, कोई बंधन नहीं है, ऐसे बेफाम समाज में, निर्लज बेशरम समाज में, शेमलेस समाज में कभी नहीं रहना चाहिए। हम्म, उसका कोई इन्हें ये नहीं है। अब देखिए ना, वो लोग कहने को कहते हैं ना, हम तो कपड़े विपड़े पहन के व्यवस्थित, जैसे जगह होती है ना, अकॉर्डिंग टू पहन के जैसे चले जाते हैं, सिविलाइज्ड लोगों की तरह जाते जी जी। हैं। अब भला जिसके पास कोई कोई सामाजिक सेंस ही नहीं है, तो कहते हैं ना, ऐसे ऐसे नंगे लोगों को क्या समझ में आएगा ये सब बात? हम्म कपड़े क्या होना चाहिए, क्या सामाजिक व्यवस्था है, बंधन है, नियमों का कुछ पता ही नहीं उनको। जी। तो इसलिए सिविलाइज्ड समाज हो, कोई सामाजिक बंधन हो। अभी मैं तो, भारत में तो हमें इसका बड़ा दबाव होता था। कोई भी गलत काम करते देखे तो कोई भी टोक देता था, मारे हमको कहाँ गलत काम करे समझ में नहीं आता था। तो समाज का भय होता था। अभी जी इधर हम देखते हैं कि विदेशों में तो वो सामाजिक भय ही नहीं है। बच्चे माँ बाप को भी नहीं डरते, माँ बाप को भी शर्म नहीं करते गलत काम करने के लिए। तो ऐसे समाज हो जाए जिसमें कोई लज्जा का भाव ही नहीं, कोई सामाजिक, कोई पारिवारिक बंधन, कोई मर्यादा ही नहीं हो, वाह। मर्यादाहीन। तो कहते हैं मर्यादाहीन समाज में नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। हाँ, कोई ना कोई मर्यादा का पालन उस समाज में हो, तो ऐसे मर्यादित समाज में रहो तो जीवन सुखकर चला जाएगा। नहीं तो किस समय क्या होगा कुछ नहीं पता है। नहीं ऐसे पता। ऐसी बातें होंगी कि जो इसको कलयुग की बातें जैसे, जी बहुत कुछ, बहुत कुछ। और आज वो बहुत दुनिया में देखने को मिलता है। और मैं तो कहता हूँ कि लोगों में सच्ची आज कुछ लाज रही नहीं है। बहुत कुछ यानी लोग बेशरम की तरह जो है, हम्म किसी भी सीमा तक जाकर के जीते हैं, तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा और वो समाज में आप सुरक्षित नहीं होगा। चौथी बात उन्होंने बोली, दाक्षिण्य। दाक्षिण्य हम्म होती है चतुरता, कोई स्किल, कोई कला, है ना, कोई विद्या, और कोई सज्जनता को भी दाक्षिण्य कहते हैं। अनुकूलता लोगों में हो, कोई सहनशीलता भी, दो अर्थ होते हैं उसके दाक्षिण्यम के, एक कला वगैरह होता है और एक सहनशीलता या अनुकूलता वगैरह की जैसे बात होती है। तो देखिए ना, मुझे पहले भी हम इसे बोल रहे थे कि दाक्षिण्य होना चाहिए, अलग अलग विद्याओं के पंडित होना चाहिए। हम्म, इंजीनियर, डॉक्टर्स हो, प्लम्बर्स हो, इलेक्ट्रिशियंस हो, अनेक अनेक विषयों के, विमान बनाने वाले हो, कार बनाने वाले हो, हर स्किल है, तरह का टैलेंट होना चाहिए। तरह का हम्म टैलेंट होना चाहिए। हम्म तो प्रोफेशनल लोग होना बहुत जरूरी है। तो हम्म, प्रोफेशनल लोग होंगे तो जीवन इजी पड़ेगा। और जिस देश में कला कौशल इस तरह का नहीं होगा तो वहां पर छोटे छोटे बातों के लिए हम अटक जाएंगे। जी। अभी हमने गाड़ी भी खरीदी पर गैरेज पास में नहीं है, क्या करेंगे हम्म उसमें?
टूट गया। हमने हथियार खरीद के भी लाए, पर हथियार को सुधारने के लिए, हमारे रिपेयर करने के लिए, वस्तुओं की रिपेयर करने के लिए कारीगर नहीं हो तो भी तो बेकार है। बिल्डर भी होगा तो बिल्डर के पहले भी तो कितना कुछ काम उसके पहले होता है। मेटल बिल्कुल चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, हथियार चाहिए, सामान चाहिए। तो स्किलफुल लोग हैं जो एक से बढ़िया एक चीजें निर्माण करते चले जा रहे हैं, तो देश में उन्नति प्रगति होगी। हम्म तो उसी अपने पुराने हथियारों से आप काम करने लगोगे तो नया विकास कोई कला कुशलता का नहीं होगा, तो वो देश में उन्नति प्रगति नहीं होगी, जीवन कठिन हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा उस जीवन को। तो पांचवी बात उन्होंने कही कि त्यागशीलता होनी चाहिए, हम्म लोगों में निस्वार्थ भाव हो, बांट के खाने की, है ना, इच्छा हो, अकेले ही खाने की नहीं हो। जैसे यजुर्वेद में कहा ना कि तेन तेक तेन भुंजी था, भाई भोग करो पर त्याग पूर्वक करो, बांट के करो। और केवल आगो भवती केवल आदि, जो अकेला खाता है वो व्यक्ति पाप खाता है। तो अकेले अकेले खाने वाले स्वार्थी लोग नहीं हो, सेल्फलेस परोपकारी लोग हो, और कंजूस मक्खी चूस चूस भी लोग नहीं हो, हम्म समय पड़ने पर एक दूसरे के साथ में देने वाले, बांट के खाने वाले लोग हो, जिसमें त्याग का भाव हो, सैक्रिफाइस के भाव। जी अभी हमारे देश में जो प्राचीन संस्कृति में जिसको राम राज्य की बात करते हैं, या बड़ा श्रेष्ठ देश था, बड़े सुख शांति थी, सोने का धुआं निकल रहा था, सोने की चिड़िया थी, ये जो बातें हम क्यों करते? क्योंकि उसकी शिक्षा ही ऐसी थी कि त्याग, जो ये जो कपड़ा मैंने ये भगवा वस्त्र धारण किया है, इसका अर्थ ही होता है कि त्याग, त्याग है तो सब कुछ है, और त्याग नहीं तो कुछ भी कुछ भी नहीं है। ये त्याग की संस्कृति है, ये दान की, परोपकार की संस्कृति है, ये सैक्रिफाइस की संस्कृति है वो। और संपूर्ण जो प्राचीन संस्कृति में यज्ञ की परंपरा जो कहते हैं, यज्ञ के जी परंपरा में यही तो कहते हैं, इदन्न मम स्वाहा, या ये जो कुछ मेरे जो पास है कुछ है तुम्हारे मेरा है, ये हम्म तुझको मैं अर्पण करता हूँ, हम्म तेरे 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 बच्चों के लिए, तेरे बनाए संसार के लिए मैं अर्पण करता हूँ, और ऐसे त्याग पूर्वक मैं भोग करता हूँ। तो मैं उनको देता भी हूँ और मैं भी खाता हूँ। सबको जी हम मिलजुल के, हम जो है ना, बांट बांट के हम जीते थे। और उसी को तो संस्कृति कहते हैं ना, भाई भाई में बांट के खा रहे, गांव में परिवार में एक दूसरे के लिए बांट बांट के खा रहे। अभी पीछे हमारे जीवन में मैंने देखा, अकाल पड़ा था, किसी के पास अनाज नहीं था, पर गांव हम्म का एक श्रीमंत आदमी, उसने क्या किया था, वो गरीब लोगों का एज यूजुअल सब माल खरीद के बैठा हुआ था। अब गरीबों के पास पैसा भी नहीं था, अब अनाज भी नहीं था, पर वो आगे आकर के लोगों को ये नहीं कह रहा था कि देखो अकाल पड़ा है, मेरे पास इतना अनाज पड़ा है, जो कुछ मिला है हम बांट कर खाएंगे, जब तक है तब तक खाएंगे, जब फिनिश होगा तब देख लेंगे कि मेरे इतने खाने से ये गांव का खाना तो निकल ही जाएगा। नहीं, ऐसे बिल्कुल लोग नहीं किया। बहुत कम होते परिणाम हैं ये हुआ कि लोगों ने चोरी की और उसके गांव का घर का सारा धन लूट लिया और सबने बांट के खा लिया। हम्म तो गांव में, उस देश में त्यागी लोगों का होना बहुत जरूरी है। स्वार्थी लोगों से जो है न कोई समाज चलता है, ना देश चलता है। और जी राजकारण भी आजकल क्या होता है दिखेगा, बड़े बड़े योजनाएं बनती है, नेता लोग स्वार्थी होते हैं और अपना ही पेट भरते, अपने झोले भरते, और गड़बड़ होती है। पर जहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने जीवन का, अपने थाली का निकाल के लोगों को बांटते हैं, देते हैं, और सबके साथ मिलके, सबका साथ सबका विकास जो उन्होंने बोला है, भाई सुख है दुख है हम मिलकर के करेंगे, तो उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। अभी एक कोरोना की बात हुई थी, मोदी जी ने कोरोना के औषधि बनाए देश में, देश को भी दिया और विदेश को भी कितने लोगों को दिया, और जी फ्री भी दिया और थोड़ी कीमत में भी दे दिए। हम्म उनके उस त्यागशीलता के कारण क्या हुआ कि संपूर्ण विश्व में उनके साख बने, भारत का नाम भी हुआ, सबने उनका बिल्कुल उपकार माना, हम्म उनकी महिमा हुई। और हम्म इसी बात को लेकर के वो बार बार कहते थे कि मैं चाहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार मेरा एक हाँ, परिवार है, तो हमें एक परिवार की तरह परिवार रहना चाहिए। और बिल्कुल रिसेंटली उन्होंने जो एक और मंत्र सबके लिए दिया है कि वन, उन्होंने बोला कि क्या बोला उन्होंने, वन नेशन, नहीं पहले एक और बोला, मैं भूल रहा हूँ उसको, हाँ, एक धरती, हम्म पूरी धरती एक एक परिवार है, नेशन वसुधैव कुटुंबकम। और हम्म वो धरती ही एक नेशन, एक राष्ट्र, हम्म एक पृथ्वी, एक राष्ट्र, हम्म और एक फ्यूचर सभी के लिए। या इन्हें संपूर्ण जितनी धरती है, मानो वो एक देश हमारा अपना घर है, और उस देश का भविष्य हमारा भविष्य है। हमारा कितना बड़ा त्याग, कितने बड़े ऊंचे विचार। मैं बहुत तो अच्छे कहता हूँ विचार कि है आज के समय में तो कोई भी संसार का कितना बड़ा भी विद्वान होगा तो ये सेंटेंस बोल नहीं पाएगा। या और उस इस वाक्य का आधार क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, तेन हम्म तेन
मागृध कस्य सिद्धनम सहनावतो सहनो भुनक्तो सह वीर्यम करवावहे। ये जो उदात्त उदात्त वेदों के जो संदेश है, उस संदेश के आधार पर, उस बैकग्राउंड के कारण, ऐसे समाज के कारण, ऐसे देश के कारण वो सहज में इतना सब कुछ बोल गए और आज दुनिया के लिए एक विश्व गुरु के स्थान पर वो है। और इसी विचार के कारण भारत एक विश्व गुरु है, क्योंकि उनमें त्यागशीलता का भाव इतना बड़ा है कि दुनिया के लिए वो एक 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 मदर नेचर, एक मदर कंट्री की तरह सबको लेके चलने वाला ऐसा एक नेतृत्व देने वाला देश ये है। ये स्वार्थी और ऐसा मतलबी देश नहीं जी। तो ये सब बातें जो है इसमें विस्तार से बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दिस इज कंक्लूडिंग हो गया, 3 पार्ट हो गए हमारे कि चाणक्य नीति के अनुसार किस देश में किस जगह रहना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया ताना जी। बहुत 15 बातें हो गई, 15 बातें हो गई। 15 बातें हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अब हम आज्ञा चाहते हैं आपसे, और अगले सप्ताह फिर मिलने का वादा अगर जिंदगी ने साथ दिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ जरूर बांटिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं, इससे फायदा उठा सके। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।